मैं स्कूल लेक्चरर मोनिका यादव आज आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगी। आपने कमेंट्स में इतने सारे क्वेश्चन पूछे और जिनके लिए मुझे एक वीडियो ही बनानी पड़ी, और इस वीडियो के अंदर मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो सबसे पहले नमस्कार जी, सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र बाय मोनिका में। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को। नमस्कार जी, अभी तक बधाइयों का सिलसिला चल रहा है और वो बधाइयों के सिलसिले के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। सभी साथियों को, सभी बहन भाइयों को तहे दिल से आभार। आपने इतना अच्छा स्नेह दिखाया और इतने अच्छे कमेंट्स किए, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। तो आज हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे कमेंट बॉक्स में, तो उन क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है ताकि मैं अच्छे से उनका जवाब दे पाऊँ। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन यही था, एक तो काफ़ी रिपीट हो रहा था ये क्वेश्चन भी, कि मैम आपकी एज कितनी है ना। तो जोक सपाट की भाई लड़कियाँ एज नहीं बताती, पर चलो कोई नहीं, मैं तो बता ही देती हूँ। भाई बूढ़ा हो गया, 31 है, आप 30 से 31 के बीच में मान लो, वो मेरी एज है। और उससे कोई मैटर नहीं करता कि आप किस एज में स्कूल लेक्चरर लग रहे हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब लग रहे हो ना। देखिए, कभी कभी इंसान की परिस्थितियाँ सब कुछ साथ देता है तो हम कम एज में लग जाते हैं, कभी कभी परिस्थिति मान लीजिए नहीं साथ दे रही, तो एज मैटर थोड़ी नहीं करती है। अपने को तो जॉब से मतलब है, अपने को तो पढ़ने से मतलब है, तो अपनी पढ़ाई की पे फोकस कीजिए और हार मत मानिए। आप ये मत सोचिए कि भाई मैं इतनी एज का हो गया हूँ। अगर आप में हिम्मत है और आपको करना ही है, आप में वो जिद्दीपना है कि भाई मुझे करना है तो करना है, चाहे वो कोई भी एज हो। क्योंकि बहुत सारी ज़्यादा एज में भी ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है। भाई 2018 के टॉपर आ रहे, इसमें जो मुक्ता मैडम थी वो एज 39-40 की उम्र में जाके SDM बनी थी, है ना। तो इन सब चीज़ों से कोई मैटर नहीं होता कि आप किस एज के हैं। अच्छी बात है आप जल्दी लग जाते हैं, और किसी कारणवश नहीं लग पाते तो तैयारी करते रहें। अब सबसे पहला सवाल ले लेती हूँ मैं इसके बाद का, कि भाई आपका डेली का स्टडी जो शेड्यूल था वो क्या था, भाई वो बताइए। देखिए, मेरा स्टडी शेड्यूल भाई ऐसे कुछ फिक्स नहीं रह पाता। मैंने पहले भी ये बताया है, दोबारा से बता देती हूँ कि मैं 2018 से गवर्नमेंट जॉब में थी। 2018 से मैं 3rd ग्रेड टीचर साइंस मैथ से थी, L2 से। और उसके साथ में शेड्यूल बढ़ाना मतलब ऐसे रहता था कि भाई आप स्कूल भी जा रहे हो, फिर बाहर पोस्टिंग होने की वजह से आप अपना घर का भी खाना पीना भी कर रहे हो, सब कुछ आप अपने आप ही करते हो। वहाँ पे इतनी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती कि आप हाउस हेल्प रख सकें, और मतलब सब कुछ खुद को करना है भाई। देखो, सबसे बड़ी बात तो उसमें मैनेज करना बस थोड़ा सा मुश्किल था, पर नामुमकिन नहीं था। मान लीजिए सुबह का टाइम जब 7 से 1 का टाइम होता, 7:30 से 1 का स्कूल का होता, तो सुबह टाइम नहीं मिल पाता पढ़ने का, और मैं ज़्यादा सुबह जल्दी नहीं उठ पाती। मेरा हमेशा से ये रूल रहा है कि मुझे नाइट में अच्छी नींद चाहिए, और ज़्यादा सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ सकती। लोग जैसे 4 बजे उठ के पढ़ लेते हैं, सबका अपना अपना शेड्यूल होता है। देखो, सबका अपना पढ़ने का तरीका होता है। आपकी इच्छा है कि आप कब उठते हो और कैसे उठते हो। आपकी नींद पूरी है, आपका दिमाग एकदम बढ़िया काम कर रहा है, तो कभी उठो। इन सब चीज़ों से कोई मैटर नहीं करता कि दूसरा 3 बजे उठ रहा है तो हमें भी 3 बजे उठना है ना। कभी मैंने जीवन में ना तो मैंने पहले फॉलो किया, ना मैंने बाद में फॉलो किया। हमारे साथ पहले जब मैं हॉस्टल में रहती तो खूब लड़कियां पढ़ती थी 3 बजे उठ के, 4 बजे उठ के। लोगों की खूब कैपेसिटी होती है यार पढ़ने की, पर मेरी नहीं थी यार। मुझे पता है कि मैं 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ ही नहीं सकती। 6-7 घंटे के बाद तो मतलब मेरा दिमाग ऐसे हो जाता है कि बस एकदम बर्नआउट जैसा, कि जड़ जाएगा ये, या फिर कुछ घुस ही नहीं रहा हो। और मुझे नहीं लगता कि जब कुछ नहीं घुसता दिमाग में तो फिर किताब लेके बैठना का कोई औचित्य है, नहीं बैठना चाहिए। दूसरी चीज़ तो इसलिए मैंने कभी भी ऐसे नहीं खुद को फोर्स किया कि मैं 10 घंटे पढूं, 12 घंटे। मैं हालांकि बताती हूँ आपको कि भाई 10-12 घंटे तो पढ़ो, पर 10-12 घंटे का मतलब ये होता है कि आप मान लो 6-7 घंटे भी क्वालिटी टाइम पढ़ रहे हो, एकदम बढ़िया से पढ़ रहे हो, तो फिर आपको 10-12 घंटे की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो आदमी फ्री है, मान लीजिए आपके पास कोई जॉब नहीं है, या फिर आप सिर्फ तैयारी के लिए ही बाहर रह रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें पूरा टाइम का यूटिलाइज कीजिए। उससे भाई अपने को बेनिफिट ही मिलेगा, जितना ज़्यादा अपन पढ़ेंगे उतना ज़्यादा, है ना। तो सबसे पहले तो यही है कि मेरा रूटीन 7 से 7:30 से 1 का जो टाइम होता है, उसमें सुबह मैं नहीं उठ पाती। सुबह तो बस इतना ही टाइम मिलता है कि नहा धो के खाना वाना खा के स्कूल चले जाओ। उसके बाद आने के बाद जैसे 1 बजे आ गए तो 2 बजे तक थोड़ा रेस्ट कर लिया, नींद वींद ले ली। और थोड़ा दिन में मैं कम सोती हूँ, शुरू से ही मेरी हैबिट है कम सोने की, तो दिन में फिर पढ़ लेती। तो ये था कि भाई 2 बजे 2:30 बजे जब भी फ्री हुए, थोड़ा सा मन किया पढ़ने का, तो 2:30 से लेके शाम के 6 बजे तक भाई 4-1 घंटे अपन पढ़ लेते। 2 बजे लगा लो, कभी 2:30 भी बज जाते, तो ऐसे 3-4 घंटे आराम से निकल जाता। ठीक है, फिर थोड़ा घूम लिया फिर लिया, चाय पानी पी ली, इधर उधर
टहल लिए, कुछ भी कर लेते, फिर खाना वाना बना लिया। तो 8 बजे तक, 6 से 8 बजे तक मैं अपना खाना वाना बना के फ्री हो जाती है। और उसके बाद अपन 8 से 10 बजे तक पढ़ सकते हैं, या ज़्यादा पढ़ो तो 11 बजे तक पढ़ लो। पेपर टाइम में थोड़ा सा आदमी एडजस्ट कर लेता है, वो कोई दिक्कत नहीं, पर रेगुलर पढ़ाई इतनी होती है तो 5-6 से 6 घंटे निकल गए भाई ऐसे। और सर्दियों के टाइम में क्या होता है कि 10 बजे की स्कूल होती तो थोड़ा सा मान लो जल्दी उठ जाते, 5:30 पौने 6 बजे उठ गए, तो 6 बजे से 8 साढ़े 8 बजे तक पढ़ लिए, तो 2-2.5 घंटे उस टाइम मिल जाते। रात को 3-1 घंटे निकल जाते, तो 5-6 घंटे फिर निकल जाते। तो ऐसे करके टाइम मैनेज करना पड़ता है। एक साथी का कमेंट ये भी था कि जॉब के साथ, बच्चों के साथ कैसे तैयारी करे, है ना। और कोई मतलब महिला ही थी जिन्होंने ये कमेंट किया था। तो मैं उनको यही, मैम को कहना चाहती हूँ कि मैम देखिए, अपने को तैयारी करनी है ना, तो भाई आपको बच्चे के साथ तो तैयारी करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि बच्चा आपसे बार बार सवाल पूछता रहता है, बोलता रहता है कि मम्मा ये क्यों है, ये क्यों है, मेरी भी एक गुड़िया है। तो मुझे पता है ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल होता है, पर अपन क्या कर सकते हैं कि बच्चों को भाई, या तो आपके फैमिली मेम्बर जो रहते हैं उनके पास भेज दीजिए कि भाई बेटा वहाँ खेल ले, और आप 2-3 घंटे ऐसे करके जब भी पढ़ रहे हो तो 2-3 घंटे के लिए वो कर लीजिए, और बाकी टाइम जब आप काम करते हैं तो बच्चों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई नहीं रहता तो फिर थोड़ी समस्या है, फिर आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि आप बुक्स कम पढ़ें, यूट्यूब वगैरह के जो या लेक्चर है वो ज़्यादा देख सकते हैं। मान लीजिए ईयरबड लगा लीजिए और बच्चे की थोड़ी बहुत सुन लिया, बाकी ईयरबड्स के थ्रू आप अपना जो भी लेसन है या जो भी क्लास है आपकी वो कंप्लीट कर सकते हैं, टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं, उससे थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। मुझे ये लगता है कि यूट्यूब वगैरह से भी बहुत आसानी से और जल्दी अपन कम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये तो मेरा शेड्यूल था। अब दूसरा क्वेश्चन है कि आपके दोनों पेपर्स में कितने मार्क्स थे, है ना, ये बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है। तो देखिए दोनों पेपर के मार्क्स का तो मैं बताऊं भाई, मार्क्स तो जब एग्जैक्टली आरपीएससी डालेगी तब पता चलेगी कि एग्जैक्टली कितने थे कितने नहीं थे। बाकी मैंने अनुमान लगाए तो 308 के आसपास मेरे जुड़ रहे थे जब मैंने जोड़े थे तब, है ना। जब अपन आंसर की देखते हैं जो एक आती है, फर्स्ट आंसर की आती है आरपीएससी की, उससे फाइनल आंसर की में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, तो बाद में ही पता चलेगा जब आंसर की भी अब क्या ही मिलाना, थोड़े दिन में मार्क्स डाल ही देगी आरपीएससी। तो 308 थे दोनों में, लगभग शायद फर्स्ट पेपर में 34 के आसपास मार्क्स थे, और सेकेंड पेपर में 34 क्वेश्चन सही थे, सॉरी मार्क्स बता रही मैं, और फर्स्ट पेपर में 34 क्वेश्चन और सेकेंड पेपर में 120। तो मार्क्स का तो और कंफर्म जब आ जाएंगे तो और बता देंगे। बाकी 308-9 के आसपास मान के चलिए कि इतनी ही थी, मैं तो इतना ही मान के चल रही हूँ। अब आप कितने, थर्ड क्वेश्चन है कि आप कितने आवर्स पढ़ती थी। देखिए आवर्स का कोई फिक्स नहीं होता, जब पेपर के टाइम में होता है तो जैसे मान लो अपने को थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ना पड़ता है, 10-12 घंटे भी पढ़ लेते, छुट्टी वुट्टी होती। तो पिछली बार जो पेपर था उसमें घर में एक छुट्टी आ गई थी, उससे बेनिफिट काफ़ी मिला, तो उससे ठीक ठाक पढ़ाई हो गई, रिवाइज अच्छा हो जाता है। तो उस टाइम मतलब आवर्स नहीं देखे जाते, बस फिर ये देखा जाता है कि बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 1-2 महीना बचा है पेपर में, तो फिर जितना ज़्यादा रिवाइज हो जाए उतना ज़्यादा बेनिफिट है हमारे लिए। और बाकी रेगुलर बहुत बार लोग पूछते हैं कि आपने कितने महीने लगातार तैयारी की। तो देखिए मैं आपको बता दूं, हिंदी सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट पहले अलग था, मैंने हिंदी सब्जेक्ट पढ़ना ही 2020 में शुरू किया है। 2020 से मैंने हिंदी सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया, और फिर 2020 में ही पढ़ते पढ़ते मेरा नेट का जेआरएफ का एग्ज़ाम हो गया था, नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो गया था। और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 एग्ज़ाम दिए मैंने, उसमें इंटरव्यू के लिए दोनों बार इंटरव्यू के लिए मेरे को कॉल आया और रिटर्न क्वालिफाई हुए थे। और पिछली बार जो स्कूल लेक्चरर का था उसमें भी वेटिंग में हुआ। तो ऐसे करके है ना कि भाई अपन कितना पढ़ते हैं, वही है कि 4 घंटे 5 घंटे जितना टाइम मिल जाए। कभी कभी ये होता है कि पूरे दिन ही टाइम नहीं मिलता, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई रेगुलर अगर पढ़ रहे हो ना, आप 2 घंटे भी पढ़ लिए, 3 भी पढ़ लिए ना, तो उससे क्या होता है कि सब्जेक्ट वगैरह अच्छा हो जाता है। तो रेगुलर एक कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप ज़रूर पढ़े, 1-2 घंटा पढ़ ले, कभी 8 घंटे पढ़ ले, कभी 5 घंटे पढ़ ले, लेकिन पढ़ ले, अपनी सुविधा के अनुसार पढ़े। और पेपर के टाइम में 2-1 महीने 3 महीने तो एकदम भूल जाना चाहिए सब कुछ, 2-3 महीने तो दबा के पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि भाई आपने कौन सी टेस्ट सीरीज ली थी। देखिए मैं टेस्ट सीरीज का नाम बता देती हूँ, एक ली थी पर मैंने उसके टेस्ट दिए नहीं। देखो मेरे साथ क्या होता है कि मैं ना कोई चीज़ नहीं ज़्यादा पसंद आती ना मुझे, तो फिर मैं वो नहीं करती। अब टेस्ट सीरीज का मुझे वो फंडा समझ में ही नहीं आया उनकी टेस्ट सीरीज का, उसका कोई ज़्यादा औचित्य भी नहीं लगा मुझे। PYQ ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि PYQ में क्या होता है कि आप डिटेल उसको पढ़ लीजिए, और वही ज़्यादा बेनिफिशियरी रहते हैं। टेस्ट सीरीज में बेनिफिशियरी है पर इतना नहीं है जितना PYQ है। फिर कम टाइम होता है, मेरे पास टाइम कम था, इसलिए मैंने ज़्यादा ऐसे सोचा नहीं कि अपन टेस्ट सीरीज पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। मैंने एक L&R क्लास बाड़मेर की एक लक्ष्मी मैडम जी थी, उनकी ली थी, लेकिन बस वो ली थी, उसके मैंने शायद
5 टेस्ट तो छोड़ो, 2-3 टेस्ट ही दिए होंगे, पूरे टेस्ट दिए ही नहीं, मुझे पता ही नहीं होता उनका टेस्ट होता ही कब था, क्योंकि ना तो मेरा सिलेबस टाइम पे होता और उनके अकॉर्डिंग सिलेबस नहीं कर पाते। वही है कि जॉब पे आदमी जाता है, घर भी संभालता है, सब चीज़ करता है ना, तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ना पड़ता है। दूसरों के अकॉर्डिंग अपने कोई अपने लिए शेड्यूल बनाए और फिर अपन उसको फॉलो करे, वो हो नहीं पाता है ना। फ्री रहते हैं तब हो जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टेस्ट सीरीज ले लो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हो तो इस टेस्ट सीरीज के उसको लिख लो आप, है ना। उससे क्या बेनिफिट होएगा कि वो क्वेश्चन मान लो फैक्चुअल है और आगे आएगा ना तो फिर काम आ जाएगा, भूलेंगे नहीं आप। अब अगली बात है कौन सी कोचिंग ली। भाई कोचिंग का भी स्कोप नहीं था, गवर्नमेंट जॉब के साथ आप कोचिंग कर ही ना सको। मेरी पोस्टेड मैं भीलवाड़ा पोस्टेड थी और भीलवाड़ा पोस्टेड होने के कारण अब कोचिंग ऑनलाइन चलो बैठ भी जाती, लेकिन ऑफलाइन नहीं बैठती। और ऑनलाइन कोचिंग का मुझे नहीं लगता ज़्यादा औचित्य। जब यूट्यूब पे सब फ्री पढ़ा रहा है तो फिर आपका क्यों पैसा खर्च करा ना, तो पैसा ना खर्च करना चाहिए, पैसा बहुत कीमती है भाई। तो ज़्यादा वेस्ट मत करो। जब फ्री में कोई चीज़ मिल रही है तो उसका फ़ायदा उठाओ। ज़रूरी नहीं कि फ्री की सब चीज़ ख़राब होती है। ये अपनी क्या है, इंडिया में लोगों की धारणा बन गई है कि फ्री की है तो ख़राब है। ना ख़राब ना है, अच्छी है, बस अपने को फ़ायदा उठाना है ना, ऐसे छोड़ना नहीं है। यूट्यूब पर आप कोई भी लेक्चर देख सकते हो। काव्य शास्त्र में आपको दिक्कत है तो काव्य शास्त्र बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया है भाई। ऐसे तो है नहीं कि राजस्थान में ही हिंदी पढ़ी जाती है भाई। नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्टेट है लगभग से मान लीजिए बीच बीच का, तो यूपी में कितनी अच्छी हिंदी पढ़ाई। काव्य शास्त्र के लिए यूपी के बहुत सारे लोग करवाते हैं, नेट की तैयारी कराते हैं, बहुत अच्छा काव्य शास्त्र कराते हैं। आप एक बार उनकी क्लासें देखिए, कहीं से भी कुछ भी जो आपसे काम का लगे, आपके रिलीवेंट लगे ना, पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन पढ़ा रहा है कैसा। भाई आपको समझ में आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए कि भाई ठीक है, हाँ मेरा पल्ला पढ़ रहा है, जो चीज़ ये बढ़िया पढ़ा रहे हो, मास्टर एकन आप पढ़ लिया, चाहे एक क्लास पढ़ लो एकन, जरूरी को ना सारा कोर्स कोई एक आदमी कर लेना जरूरी रहे। और मेरे तो ये समझ में ना हो कि सब पूरी चीज़ एक व्यक्ति कैसे पढ़ा सकता है। और मेरे को तो नहीं लगता कि भाई ऐसे कि एक व्यक्ति ही सब चीज़ में मास्टर हो सके, ना हो सके ना भाई। हर व्यक्ति का एक अपना क्षेत्र होता है, वो अपने क्षेत्र के अंदर ही मास्टर हो सकता है। तो हर एक क्षेत्र हम क्यों ना अलग अलग मास्टर से पढ़ें, तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि जो ज़्यादा अच्छा पढ़ाता है उससे वो टॉपिक पढ़ लो, बाकी किसी दूसरे से पढ़ ले, है ना। तो इससे क्या है, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि काव्य शास्त्र में दिक्कत आ रही है। तो देखिए काव्य शास्त्र में दिक्कत आ रही है तो काव्य शास्त्र का तो इलाज यही है कि कॉन्सेप्ट है, पहले तो एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो काव्य शास्त्र का, और उसके बाद में 2-4 रीडिंग लगाओ तो फिर आपने समझ में आ जाए, है ना। और जो चीज़ें फैक्ट की है वो याद ना हो रही तो उनको कोरिलेट करके पढ़ो। कोई भी आचार्य ने कोई बात कही है, काव्य गुण कितना बताया है, तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा रिलेट कर लो। आप ऐसे कर लो कि भाई वो चीज़ कनेक्ट हो जाए आपस में। और मान लो अपना पड़ोसी का नाम से याद कर लो। कई बार हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कुछ ऐसा सेंटेंस आ गया, संस्कृत का सेंटेंस है और उसको किस आचार्य ने कहा है ऐसा पूछते हैं, तो उस पूरे सेंटेंस में 1-2 शब्द पकड़ लो जो वही सेंटेंस में है, जो दूसरे व्यक्ति ने जो कहा है, दूसरे आचार्य ने कहा है, उनके सेंटेंस में नहीं है। तो एक यूनिक एक वर्ड को पकड़ना है और उस वर्ड को आपको कनेक्ट करना है उस आचार्य के नाम से। तो उससे क्या है, आपको याद रह जाएंगे। जैसे मान लो वाघ भटजी है तो खुश रहे, तो उसमें प्रश्न का कुछ एक है कि उसमें प्रश्न वर्ड आता है जब वाघ भटजी ने कोई एक परिभाषा दी है। तो आपको मैं एक वीडियो बना के बता दूंगी कि भाई कैसे आपको उसको पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। तो उससे क्या है, आपको बहुत आइडिया मिलेगा। अड़ोसी पड़ोसिया का जय का नाम था अच्छा लागी, जय का नाम मान लो भामास मिलता जुलता है, कोई व्यक्ति दंडी जैसा व्यक्ति है, तो रिलेट कर लो। अपने को सिर्फ याद करना है यार, किसी के वंशा को ठेस नहीं पहुंचाना। लेकिन याद करने का तरीका यही होता है कि हम मेमोराइज करें। जितना ज़्यादा हम मेमोराइज कर पाएंगे, विजुअली अपने माइंड में उसको देख पाएंगे, सोच पाएंगे, उतने ही ज़्यादा फैक्ट हमें याद रहने के चांस रहते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि हाउसवाइफ हैं और शादी हो गई तो तैयारी कैसे करें। देखिए हाउसवाइफ हैं आप और भाई शादी हो गई तो तैयारी का, देखा हाउसवाइफ और शादी होने के बाद तैयारी का एक ही ये रहता है कि भाई अगर घर में काम वाम ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरी जा सकते हैं। आजकल तो गाँव में लाइब्रेरी खुल गई और लाइब्रेरी में भी अगर आपकी पढ़ाई होती है तो ही जाइए, वरना मत जाइए। मुझे तो लाइब्रेरी का भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, मतलब सब लोगों को मुझे नहीं लगता कि लाइब्रेरी सूट करती है। मुझे नहीं करती, मुझे वहाँ जाने के बाद इतना ज़्यादा तो आलस आने लग जाता है और इतने ज़्यादा ऐसा लगता है कि सर भारी हो गया भयंकर।
2-1 घंटे पढ़े, उसके बाद ऐसा लगता है कुछ याद ही नहीं हो रहा, मतलब कुछ जा ही नहीं रहा माइंड में। घर आए तो ऐसा लगता है कि भाई पूरी हालत ही खराब है, कुछ ही मत करो, उठ के पानी भी ना पिया जाएगा, इतनी बुरी स्थिति हो जाती है। तो सबके, मुझे नहीं लगता कि लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट सबके सूट करता है। अगर करता है तो बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन नहीं है तो चले जाइए, नहीं तो अपना घर में एक कोणों पकड़ लो और एक बढ़िया कमरा पकड़ लो और भाई मैंने कोई डिस्टर्ब मत करो, घर का हम थोड़ा दिन हाथ जोड़ के कह दो, 2-3 महीना की बात है, लग जाऊंगी, थारो नाम रोशन होगो, कुछ भी कर लूंगी तो थारो ही नाम होगो, मेरा तो चलो हो ना हो कोई बात ना, पर थारो तो होगो ना। तो घर वाला थोड़ा मैनेज करे, थोड़ा उनने भी सपोर्ट दिखाओ, फ्री टाइम थारो सारो काम करा दूँ, अब तो मैंने थोड़े दिन फ्री छोड़ दो, थोड़ा हस्बैंड से रिक्वेस्ट करो, सास से रिक्वेस्ट करो, और 2-4 गाली कह भी दे या कुछ कह भी दे तो यार सुन लिया करो, क्या फर्क पड़ता है, अपने जीवन का सवाल है। थोड़ा बहुत अगर व्यक्ति कुछ कह भी देता है तो मुझे लगता है सुन लेना चाहिए। कभी कभी अपने हित के लिए, अपने बच्चों के हित के लिए इंसान को थोड़े बहुत कहीं कहीं समझौते कर लेने चाहिए, क्योंकि जॉब के बाद भी आप कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ करोगे ही समझौते। तो इससे अच्छा है कि अपन पहले से ही ये सब चीज़ें सीख ले, तो आगे जीवन में अपने को ये मुश्किलें नहीं आएंगी, है ना। और बाकी अपन कन्वेंस करेंगे तो घर वाले देखो दुश्मन नहीं होते किसी के भी, वो मान जाते हैं। बस थोड़ा सा कन्वेंस करने की देर होती है, थोड़ा तरीका बदल लीजिए, थोड़ा प्यार से हैंडल कीजिए, प्यार से सब चीज़ हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन था कि करंट अफेयर कैसे तैयार करें, है ना। करंट अफेयर को तैयार करने का तरीका भाई क्या बताऊं मैं, तो अगर डेली आपको क्लास देखनी है तो डेली देख सकते हैं, नानक क्लासेज की काफ़ी अच्छी क्लासेज आती है डेली की, तो मुझे तो ठीक लगती है वो। बाकी आप बुक से तो पढ़ना ही पड़ेगा, मूमल या क्रोनोलॉजी ले आइए और उससे 1-1, 2-2 पेज पढ़िए और बार बार रिवाइज कीजिए ना, रिवाइज करना ही सबसे बड़ा वो की फैक्टर है। और आजकल करंट जिस हिसाब का पूछा जा रहा है ना, तो भयंकर करंट पूछा जा रहा है, मतलब पता नहीं आरपीएससी क्या ही चाह रही है यार, इतना डीपली करंट पूछती है और इतने छोटे छोटे ओकेजन को पूछ लेती है जिसकी उम्मीद भी नहीं होती कि भाई अपन ये सोचे कि इसको छोड़ दे, लेकिन उसको छोड़ नहीं सकते ना। पर वही है कि शायद आरपीएससी भी ये चाहती है कि प्रेशर कैसे मेंटेन कर सकते हैं बच्चे, मतलब और छटनी भी करनी है, हर चीज़ सोच समझ के ही ये डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे अपन मान लो आईएएस के इंटरव्यू में देखते हैं, तो वो लोग इंटरव्यू में कुछ ऐसा उठपटांग पूछ लेते हैं ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंट लेवल देखा जा सके कि वो कितने कॉन्फिडेंट है। तो अपन को भी घबराना नहीं है, एक आध क्वेश्चन अगर भयंकर टफ आ जाए ना तो बिल्कुल नहीं डरना है। क्वेश्चन क्या है यार, एक ही तो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ही तो टफ है, कोई बात ना, और तो आएगा ना। और ज़्यादा क्वेश्चन टफ लगे ना तो 1-2 पन्ना पलट लिया करो, पीछा से पढ़ लिया करो कि ठीक है 1-2 पन्ना में ऐसा लग रहा है कि कुछ पल्ले ना पढ़ रहा, कोई बात ना, अपनी किस्मत आगे बढ़िया होगी तो आगे के पन्ना पलट और आगे के क्वेश्चन करने लग जाओ। और ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, क्योंकि पैनिक करने से कई बार चीज़ें सही होती भी ख़राब हो जाती है, तो अपने को बिल्कुल पैनिक नहीं करना। एक क्वेश्चन और मेरे पास बहुत आता है कि मैडम जी अब डर लग रहा है, टाइम कम है तो क्या करें। देखिए डरना नहीं है, डरने से हो क्या जाएगा, पहली बात तो बताओ कि क्या डरने से या स्ट्रेस लेने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, होता भी नहीं होएगा, तो डरना बिल्कुल नहीं है फर्स्ट बात। तो दूसरी बात करना क्या है कि जो चीज़ अपनी रह गई, मान लो सिलेबस आधा हुआ है, 1/4 रह गया, जितना भी रह गया उसमें क्या करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक को ढूंढो, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप नोट डाउन कर लो, या फिर जहां आपका प्रिंट आउट है टॉपिक का सिलेबस का उसमें ही टिक लगा लो कि भाई ये टॉपिक अपना रहेगा, ये आपने करना है। तो पहला पन्ना कवर करो, जो ज़्यादा नंबर्स का है, जो नंबर गेन कर सकते हैं, ऐसे हैं कि जिनमें से फैक्ट सही होने के चांस है, उनको अच्छे से कवर कर लो, ठीक है। उसमें से कोई बड़ा टॉपिक है, मान लो स्कोरिंग भी कम है तो कम आ रहा है तो उन्हें कम पढ़ लो। जैसे कि आप इंडियन हिस्ट्री में देखते हैं तो जो गांधी युग है, तो गांधी का जो युग है तो गांधी जी के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें वास्ट है ना, इतना बड़ा गांधी जी है, एक क्वेश्चन आएगा उसमें से, पता है नहीं हो पा रहा, मान लीजिए किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे तो छोड़ दो गांधी जी को, बाकी और हैं उनसे एक क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे हैं, 5-5, 10-10 लाइन का मिनट पढ़ लो, है ना। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा चूजी हो सकते हो, एक तरीके से कहते हैं ना कि भाई आप बस हंस की तरह मोती उठा उठा के आपको आगे बढ़ना है, तो आप ढूंढो कि भाई मोती कौन कौन सा है, और सिलेबस हो जाएगा, सिलेबस जितना हो गया एक बार उसको रिवाइज कर दो, कॉन्फिडेंस भी आएगा। मॉक लेना चाहते हो तो ले सकते हो, टेस्ट सीरीज का कोई फर्क नहीं है भाई। मेन जो देखो मार्केट में चल रही है, आप तैयारी कर रहे हो, आपको पता होगा कि मेन कौन है, बाकी लगभग एक जैसी टेस्ट सीरीज रहे। मैं तो एक बार टेस्ट सीरीज ली थी ऑफलाइन भी नहीं ली, मतलब उसके 1-2 पेपर करवाए थे, जो ये अपनी यूनिवर्सिटी है ना, ये इन्होंने करवाए थे। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फर्स्ट पेपर के मतलब थर्ड पेपर जो होता है ना जीके का, उसके लिए ली थी। अब उसका क्या हुआ कि मैं पेपर भी दे आई थी, पर मुझे तो ऐसा कुछ खास लगा नहीं, कोई रिलीवेंस कि भाई उसमें से क्वेश्चन आए हों। पूरा पैटर्न उन्होंने सेम बनाया था कि भाई एग्जाम हॉल में पैनिक ना करे या ना करे, लेकिन कई बार आदमी इतने 4-5 एग्जाम दे लेता है, उसके बाद तो उसको खूब एक्सपीरियंस हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यही है कि पैनिक करने से कुछ होता नहीं है। तो मुझे हमेशा ये लगा कि टेस्ट सीरीज में कई बार
कोई क्वेश्चन इतना टफ आ गया तो वो अपना दिमाग खराब ही करेगा, उसमें फिर ये लगेगा हाँ उसको अपन ढूंढने लग जाएंगे, कहाँ से पूछा, कहाँ से आया, सब पढ़ ले उसके बारे में ना। तो इन सब चीज़ों के चक्करों में नहीं पढ़ना है। जो इजी क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, विंड पे अटैक करना है। सबसे पहला स्टैटिक पोर्शन ने खत्म करो, बेस ने अच्छा से क्लियर करो। जो ये उठ पटांग क्वेश्चन है इनके पीछे मत भागो, है ना। कोई बात ना, जो आया है ना विंड तो गोट गोट पी